तो आज की हमारी पड़ताल एक ऐसे अनुभव पर आधारित है जो हमें सीधे एक श्रोता से मिला है। जी। हमारे पास कंचन कुमार नाम के एक व्यक्ति का ईमेल है और उन्होंने नोएडा के पास एक ऑयल फील्ड में अपने साथ हुई एक घटना का आंखों देखा हाल साझा किया है। और इसे सिर्फ एक कहानी की तरह सुनना मेरे ख्याल से एक गलती होगी। हाँ बिल्कुल, हम इसे एक तरह की केस स्टडी की तरह देखेंगे और इसकी परतें खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और इस केस स्टडी का जो संदर्भ है उसे समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं नोएडा सेक्टर 145 की। ये एक ऐसा इलाका है जो तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिक विकास का प्रतीक है। सही बात है। लेकिन इसी विकास के नीचे एक एक पुरानी दुनिया, पुरानी जमीन और शायद पुरानी मान्यताएं भी दबी हुई हैं। कंचन कुमार का अनुभव इसी टकराव के बीच से निकला है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि अक्टूबर 2022 की उस रात को क्या हुआ था। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के अनुभवों को हम किन किन नजरियों से देख सकते हैं। मनोविज्ञान, स्थानीय लोक कथाएं और मे बी पैरानॉर्मल थ्योरीज। हाँ, पैरानॉर्मल थ्योरीज। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो कंचन अपनी कहानी की शुरुआत उस रात से करते हैं जब वो पंप नंबर 3 के पास प्रेशर लेवल की जांच कर रहे थे। वो बताते हैं कि उस पूरे इलाके में वो बिल्कुल अकेले थे। घड़ी में ठीक 2:17 हुए थे जब उन्होंने पंप जैक्स के बीच किसी को हिलते हुए देखा। और वो लिखते हैं, ना कोई आदमी ना कोई जानवर, बस एक लंबा पतला आकार जो अजीब तरह से स्थिर खड़ा था। कंचन ने वही किया जो शायद कोई भी उस स्थिति में करता। उन्होंने अपनी टॉर्च चमकाई और जोर से आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने चेतावनी दी कि ये एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। और तब उस साय ने कुछ कहा। हाँ, कंचन उसकी आवाज के बारे में लिखते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों। एक तरह का इको इफेक्ट जैसा। हाँ बिल्कुल। और उनकी आवाजें थोड़ी सी आगे पीछे थीं। और उसने एक बहुत अजीब सवाल पूछा, किसके लिए प्रतिबंधित है? ये सवाल बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक डरावना जुमला नहीं है। नहीं, ये अधिकार को चुनौती दे रहा है। ये कह रहा है, तुम कौन होते हो जमीन पर नियम बनाने वाले? कई संस्कृतियों की लोक कथाओं में क्षेत्रपाल या गार्डियन स्पिरिट का जिक्र आता है, जो किसी खास जगह की रक्षा करते हैं। उनका काम ही भारी लोगों को चुनौती देना होता है। ये सवाल उसी मानसिकता को दिखाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस साये ने आगे कहा, तुमने आज रात इसे महसूस किया है ना? हाँ। प्रेशर का बढ़ना, रेडियो में खरखराहट, जमीन के नीचे से आती सांसों की आवाज। कंचन के लिए सबसे बड़ा झटका था क्योंकि ये सब सच था। अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण हो सकता है, जैसे ऑयल फील्ड में इंफ्रासाउंड? हाँ, बहुत कम फ्रीक्वेंसी की आवाजें जो इंसानी कान नहीं सुन सकते लेकिन शरीर पर असर करती हैं, बेचैनी या वहम पैदा कर सकती हैं। हाँ, एक बहुत अच्छी थ्योरी है और कई पैरानॉर्मल मामलों में इसे एक संभावित कारण माना भी जाता है। इंफ्रासाउंड मतिभ्रम पैदा कर सकता है। आपको लग सकता है कि कोई आपको देख रहा है। अच्छा। ये रेडियो में खरखराहट और मशीनों के प्रेशर में उतार चढ़ाव को भी समझा सकता है। लेकिन ये थ्योरी उस विशिष्ट संवाद को नहीं समझा सकती। इंफ्रासाउंड आपको ये महसूस नहीं करा सकता कि कोई आपसे एक सुसंगत तर्कपूर्ण सवाल पूछ रहा है। सही बात है। ये उस अनुभव के एक हिस्से को तो समझाता है, लेकिन दूसरे हिस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। और इससे पहले कि कंचन कुछ समझ पाते, आसपास की फ्लड लाइट्स धीमी पड़ गईं और वो साया अंधेरे में घुल गया। लेकिन जाते जाते उसने जो कहा वो इस पूरी घटना का सार है। क्या कहा उसने? मैं यहाँ तब से हूँ जब तुम्हारी मशीनों ने मेरी नींद में खलल डालना भी शुरू नहीं किया था। ये बयान सीधे तौर पर उस चीज को जीनियस लोकाई की अवधारणा से जोड़ता है। जीनियस लोकाई? हाँ, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है उस स्थान की आत्मा। तो ये साया खुद को उस जमीन का एक प्राचीन हिस्सा बता रहा है जिसे आधुनिक उद्योग ने परेशान कर दिया है। और ये परेशानी सिर्फ उस ऑयल फील्ड तक सीमित नहीं रही। कंचन डरे हुए सुबह 6:40 पर घर पहुंचे, लेकिन अनुभव उनके साथ घर आ गया। उनकी पति रेखा ने सुबह करीब 8 बजे बेडरूम के दरवाजे पर उसी लंबे काले साये को खड़े देखा। ये घटना के पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव है। कैसे? हैवीबी शोध में इसे एक जगह आधारित घटना से व्यक्तिगत जुड़ाव में बदलना कहते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि वो ऊर्जा या चेतना अब सिर्फ उस ऑयल फील्ड से नहीं बल्कि कंचन से ही जुड़ गई है। और ये ज्यादा खतरनाक माना जाता है। बिल्कुल,
क्योंकि अब पीड़ित के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बचती। और अगले 3 दिनों तक यही हुआ। रेखा को रात में कोई उसका नाम फुसफुसाकर बुलाता, बाथरूम का शीशा अंदर से धुंधला हो जाता। और सबसे परेशान करने वाली बात, कंचन के 3 साल के बेटे ने छत की ओर इशारा करके पूछा, पापा वो अंकल कौन है, जबकि वहां कोई नहीं था। बिल्कुल। चौथी रात को मामला सिर्फ मानसिक डर से आगे बढ़कर शारीरिक हो गया। कंचन जब सोकर उठी तो उन्होंने अपनी छाती पर खरोच के निशान देखे। अब ये सिर्फ एक साया नहीं था। नहीं, ये एक शारीरिक हमला था। इसे एस्केलेशन या बढ़ोतरी का क्लासिक पैटर्न कहते हैं। पहले दिखना, फिर आवाजें, फिर घर में गतिविधियां और आखिर में शारीरिक संपर्क। वो वी सिद्धांतकारों का मानना है कि ऐसा तब होता है जब कोई इकाई अपनी मौजूदगी को और मजबूती से दर्ज कराना चाहती है, या फिर वो पीड़ित के डर से और ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही है। ये वो बिंदु था जहां कंचन को समझ आ गया कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पूरी तरह से परेशान होकर कंचन ने ऑयल फील्ड के एक पुराने कर्मचारी देवराज से बात की। देवराज ने उनकी पूरी बात सुनी और बहुत शांति से कहा, ऑयल फील्ड जमीन के नीचे दबी चीजों को परेशान करते हैं, कुछ को जगाना नहीं चाहिए, तांत्रिक हरिराम के पास जाओ। खैर, कंचन दादरी गांव के पास रहने वाले तांत्रिक हरिराम से मिले और तांत्रिक ने उन्हें देखते ही कहा, तुम्हारे साथ आदमी नहीं आया, कुछ और आया है, ये तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। इसके बाद जो हुआ वो बहुत विधिपूर्वक था। तांत्रिक ने कंचन को एक अंधेरे कमरे में बिठाया और उनके चारों ओर सरसों के बीज, एक तांबे का बर्तन, एक नींबू और एक त्रिशूल रखा। इन सभी चीजों का एक प्रतीकात्मक महत्व है। सरसों के बीजों का इस्तेमाल अक्सर नकारात्मक ऊर्जा को रोकने या एक सुरक्षा घेरा बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा। तांबा एक पवित्र धातु माना जाता है जो ऊर्जा को संचालित और शुद्ध करता है। और त्रिशूल भगवान शिव का प्रतीक है जो विनाशक और रक्षक दोनों है। तो ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। नहीं, यह एक स्थापित प्रतीकात्मक प्रणाली है जो मन पर एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है, जिससे व्यक्ति को सुरक्षा और शक्ति का एहसास होता है। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया और कंचन को अपने चारों ओर गर्म हवा का एक घेरा महसूस हुआ। और फिर जमीन पर रखे एक आईने में कंचन के पीछे वो साया दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसका रूप बहुत साफ और भयानक था। खोखली आंखें, लंबे हाथ पैर और एक मुंह जो अस्वाभाविक रूप से चौड़ा खिंचा हुआ था। आईने का इस्तेमाल कई संस्कृतियों में स्क्राइंग या दूसरी दुनिया में झांकने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि यह चीजों का असली रूप दिखाता है। और तापमान का गिरना, जिसे कोल्ड स्पॉट कहते हैं, हुएनबी जांचों में एक आम घटना है। इसके पीछे सिद्धांत यह है कि जब कोई अलौकिक शक्ति भौतिक रूप में प्रकट होने की कोशिश करती है तो उसे ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो ये ऊर्जा अपने आसपास के वातावरण से खींचती है। बिल्कुल, गर्मी के रूप में, जिससे तापमान गिर जाता है। तांत्रिक ने कंचन को पीछे देखने से मना किया और तभी उस चीज ने कंचन की गर्दन पर अपने ठंडे हाथ रखे। बाप रे! तांत्रिक ने तांबे के बर्तन में राख और सिंदूर फेंका और बर्तन अपने आप हिलने लगा। मंत्रों की आवाज तेज होती गई और उस चीज ने एक भयानक चीख मारी, इतनी तेज कि कंचन के कानों से खून बहने लगा। ओह! और फिर वो काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। तांत्रिक के अंतिम शब्द इस घटना के सार को बताते हैं। उन्होंने कहा, ये मिट्टी का प्राणी नहीं था, बहुत पुराना था। अगर तुम एक और रात इंतजार करते तो ये तुम्हारी जान ले लेता। ये वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा। भारतीय लोक कथाओं में आत्माओं और प्राणियों को बहुत सी श्रेणियों में बांटा गया है। प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस और क्षेत्रपाल। मिट्टी का प्राणी नहीं था कहने का मतलब शायद ये है कि ये कोई आम इंसान की आत्मा नहीं थी, बल्कि कोई ज्यादा मौलिक, ज्यादा प्राचीन, शायद कोई प्राकृतिक शक्ति थी। हाँ, जिसे इंसानी दखलंदाजी ने जगा दिया था। इस घटना के बाद कंचन की जिंदगी वापस सामान्य होने लगी। खरोच के निशान भर गए, फुसफुसाहट बंद हो गई। उन्होंने ऑयल फील्ड में नाइट शिफ्ट स्थायी रूप से छोड़ दी। जाहिर है। लेकिन जब उन्होंने अपने सुपरवाइजर को कारण बताया तो उसने जो कहा वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कहा उसने? उसने कहा, तुम पहले नहीं हो, लेकिन तुम अकेले हो जो बच गए हो। ये एक वाक्य कंचन के व्यक्तिगत अनुभव को एक बड़े अनकहे पैटर्न का हिस्सा बना देता है। मतलब ये इस संभावना की ओर इशारा करता है कि उस ऑयल फील्ड में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और शायद कंपनी या स्थानीय प्रबंधन इसके बारे में जानता है, लेकिन इसे दबा दिया जाता है। ये तो औद्योगिक विकास का वो अंधेरा पहलू है जहां इंसानी अनुभवों को मुनाफे के लिए नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। इस घटना के 5 महीने बाद
कंचन की मुलाकात एक नए कर्मचारी से हुई और उसने यूं ही पूछ लिया, भैया पंप नंबर 3 के पास रात को कोई आदमी दिखता है क्या? काफी लंबा, अंधेरे में खड़ा रहता है। और ये इस बात की पुष्टि करता है कि तांत्रिक ने उस चीज को नष्ट नहीं किया। उसे सिर्फ कंचन से अलग किया था। हाँ, वो चीज अभी भी वही है, उस जमीन से जुड़ी हुई। वो क्षेत्रपाल अपनी जगह पर ही है। समस्या कंचन नहीं थे, समस्या उस जगह पर हो रही ड्रिलिंग और औद्योगिक गतिविधि थी। और जब तक वो जारी रहेगी शायद वो चीज भी जागती रहेगी। तो कंचन कुमार का ये अनुभव हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब विकास और उद्योग ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं जहां सदियों से शांति थी, तो क्या हम सिर्फ जमीन और पर्यावरण को ही प्रभावित करते हैं, या हम उन अदृश्य विश्वासों और शक्तियों को भी जगा देते हैं जिनके बारे में हमारी आधुनिक दुनिया ने सोचना बंद कर दिया है? ये एक गहरा सवाल है। क्या ऐसी कहानियां सिर्फ डर पैदा करती हैं या ये एक तरह की चेतावनी है? शायद ये इस बात की याद दिलाती हैं कि कुछ जगहों का अपना एक इतिहास, अपनी एक आत्मा होती है। और जब हम बिना सोचे समझे उसमें दखल देते हैं तो वो जगह किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया देती है। कंचन की कहानी शायद उसी प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्रगति की परिभाषा क्या है और उसकी असली कीमत क्या है। बिल्कुल। अगर आप भी अपना कोई वास्तविक अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए हमारे ईमेल पते पर भेज सकते हैं। हम उसे भी इसी तरह अलग-अलग नजरियों से समझने की कोशिश करेंगे।